नमस्कार, मैं पोपिन कुमार। नॉलेज नेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 17 अप्रैल, दिन शुक्रवार। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत नया विषय लेकर के मैं आप सबके साथ उपस्थित हूँ। मुझे लगता है कि आपको यह भी विषय अच्छा लगेगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कल हम बात करेंगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अर्थात गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत समकालीन राजनीतिक विषय में एक बहुत बड़ा विषय रहा है, अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। विशेष रूप से उस समय जब दुनिया तेजी से दो गुटों में बंटती जा रही थी। जब हम गुट निरपेक्ष आंदोलन को समझने की कोशिश करते हैं तो मुख्य रूप से हम इसे जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो वैश्विक परिदृश्य बना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो हालत हुई, जो स्थिति बनी उपजी, उसके परिणाम स्वरूप उसके बदले ये गुट निरपेक्ष आंदोलन अस्तित्व में आया। मुख्य रूप से भारत जो है वो इसका नेता है गुट निरपेक्ष आंदोलन का। इसके अलावा वर्तमान में विश्व के 117 देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं। उस समय 5 सदस्यों ने मिल करके इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव डाली थी। इस गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन था वो इंडोनेशिया के नगर बांडुंग में हुआ था। बांडुंग में 5 की पंचायत के नाम से जाना जाता है, जिसमें भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र से नासिर और ये इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्णो और घाना के मार्शल टीटो और एक नेता और थे इसमें शामिल। यानी कुल मिलाकर के 5 देशों ने मिलकर के गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम औपचारिक सम्मेलन बांडुंग में किया और 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में ये गुट निरपेक्ष आंदोलन अस्तित्व में आया। अब हम थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं, यानी कि वो कौन से हालात थे जिनके परिणाम स्वरूप ये गुट निरपेक्ष आंदोलन उपजा। जैसा कि हम देखते थे कि जो दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच चला, जब ये विश्व युद्ध समाप्त हुआ, हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा बम गिराए गए। परिणाम ये हुआ कि 2 महाशक्तियां बनकर के उभरी। सोवियत रूस, जिसको सोवियत संघ भी कहते हैं, और दूसरा उपजा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास एक शक्ति संगठन था नाटो, जो कि विश्व की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समर्थन करता है। वहीं सोवियत संघ रूस, ये साम्यवादी रूस था और इसने पूर्वी यूरोप के कुछ देशों पर भी कब्जा कर लिया, कुछ एशिया के देशों पर कब्जा किया। कुल मिलाकर के 15 गणराज्यों का समूह सोवियत संघ था और ये साम्यवादी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा था। विश्व में विचारधारा का टकराव चल रहा था, सोवियत रूस की साम्यवादी और संयुक्त राज्य अमेरिका और मित्र राष्ट्रों की नाटो संगठन के रूप में जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यानी कि विश्व में एक होड़ चल रही थी कि विश्व पर कब्जा पूंजीवादियों का होगा या साम्यवादियों का। ये 2 गुट थे, ग्रुप थे, अलायंस थे, संगठन एक तरीके से, ठीक है। उस समय कुछ देश नए नए आजाद हुए थे, उनमें भारत भी एक देश था, फिलिस्तीन था, फिलीपींस था, कांगो, कोरिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो बाद में आया अस्तित्व में। इसके अलावा जो है और भी अनेक देश जैसे कि मिस्र, घाना आदि, जो औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हुए। अब इन सभी देशों को ये लगा कि अगर ये नाटो के साथ चले जाते हैं, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में शामिल होते हैं, तो इनकी आज़ादी छीन जाएगी, वो पूंजीवादी ताकत इनकी आज़ादी को प्राप्त कर लेगी। और यदि साम्यवादी शक्तियों के साथ जाते हैं तो साम्यवादी गुट में भी इनकी शक्तियां गौण हो जाएगी। तो इन जो नव स्वतंत्र देश थे, नए नए आजाद देश हुए थे, इन्हें अपनी आज़ादी खोने का डर था। पंडित नेहरू ने कहा कि किसी भी संगठन में शामिल होकर के, किसी भी गुट में शामिल होकर के
हम अपनी ये नई पाई आजादी को खो नहीं सकते। इसलिए हमारा निर्णय है कि हम दोनों शक्तियों में से किसी एक के भी साथ नहीं जाएंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन को आंदोलन का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो नए देश आजाद हो रहे थे उनमें एक होड़ चल रही थी। उनमें होड़ ये चल रही थी कि हम इस गुट में जाए या उस गुट में जाए, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता सोचा कि भैया हम आजाद रहेंगे, अलग से किसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे। इसका मतलब तुष्टीकरण नहीं है, किसी गुट में शामिल नहीं होंगे और ना ही किसी का साथ देंगे, लेकिन जब भी विश्व में जहां भी कुछ गलत होगा हम आवाज उठाएंगे और जिस भी शक्ति गुट से हमें सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी, उससे हम मदद ले लेंगे। इन सिद्धांतों पर चल करके गुट निरपेक्ष आंदोलन चला। जैसे कि भारत में कभी अमेरिका से सहायता ली तो कभी सोवियत रूस से सहायता ली। भारत का भी गुट निरपेक्ष का रास्ता था। जैसे चीन पाकिस्तान युद्ध में 1962 में भारत की सहायता अमेरिका ने की, वहीं 1965 और 1971 के युद्ध में भारत की सहायता सोवियत रूस ने की। ठीक है, उसी प्रकार अनेक छोटे छोटे देश जो भारत के नेतृत्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन के जरिए आगे बढ़ रहे थे और अपनी एक स्वतंत्र हैसियत रखते थे, उन्होंने इसके साथ साथ आर्थिक फायदा भी उठाया और विकास भी किया, साथ ही साथ अपनी स्वतंत्रता को भी बचाए रखा। इसलिए इसको हम लोग तीसरे दुनिया के नाम से, तीसरे विश्व के नाम से जानते। तीसरी दुनिया के नाम जब भी आता है तो वहां पे हम लोग कहते हैं कि तीसरी दुनिया का मतलब गुट निरपेक्ष सदस्य या गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो ये, और पहली दुनिया जो है वो अमेरिका की है जिसको हम प्रथम दुनिया कहते हैं, दूसरी दुनिया साम्यवादी है जो सोवियत रूस के नेतृत्व में, और तीसरी दुनिया गुट निरपेक्ष आंदोलन है। इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के समय समय पर सम्मेलन होते रहते। इसको हम नाम के नाम से भी जानते हैं, NAM, नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, अर्थात नाम, जिसको बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो इस गुट निरपेक्ष आंदोलन ने विश्व के अनेक झगड़ों को निपटाने में योगदान दिया। जैसा कि 1950 से 52 के बीच कोरिया युद्ध हुआ, जिसको हम कोरिया संकट भी के नाम से भी जानते हैं। 1950 में पंडित नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र संघ में खड़े होकर के कहा कि तीसरी दुनिया के देशों को, अर्थात जो नव स्वतंत्र राष्ट्र हुए हैं, उनको महाशक्ति युद्ध का अखाड़ा नहीं बना सकती। ऐसे में गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेतृत्व में नेहरू जी और अन्य शीर्ष नेता, उनके हस्तक्षेप से ये कोरिया संकट समाप्त हुआ और कोरिया का विभाजन 2 भागों में हो गया। उसी प्रकार से वियतनाम, कांगो के साथ भी ऐसा ही हुआ, उनका भी विभाजन हुआ और उनके बीच में भी ये महाशक्तियां हस्तक्षेप कर रही थी। ठीक है, कई बार अनेक ऐसे देश थे जैसे सोवियत रूस और अमेरिका, इन दोनों के बीच में जब जब शक्ति को लेकर के तनाव पैदा होता था तब तब गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य इन दोनों ही महाशक्तियों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करते थे। हथियारों की होड़ चल रही थी, उस हथियारों की होड़ को कम करने के लिए भी गुट निरपेक्ष आंदोलन ने अपनी एक जो योगदान होता है, जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो निभाई। अब जैसे हुआ ये कि मोहित और रोहित दो अलग अलग व्यक्ति है, दोनों की अलग अलग सोच, अलग अलग विचारधारा है। किसी बात को लेकर के दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो वही तीसरा आदमी जो ना तो अतुल को ना तो रोहित को जानता है, ना ही मोहित को जानता है, उसका नाम अतुल है, तो वो क्या कहेगा, यार तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो भाई, आराम से प्यार से मोहब्बत से भी तो रह सकते हो। तो हो सकता है उसकी बात का असर पड़ जाए और वो दोनों अपनी लड़ाई को बंद कर दे। ऐसा ही कुछ गुट निरपेक्ष आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में भी हुआ। जो सोवियत रूस था और अमेरिका का गुट था, इन दोनों ही गुट में जब जब टकराव हुआ करता था तब तब गुट निरपेक्ष सदस्य इनके बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे। तो यहाँ पर देखा जाए तो गुट निरपेक्ष आंदोलन ने विश्व में एक अपनी अलग ही हैसियत रखी। यानी जिस समय दुनिया गुटों में बट रही थी, उस समय नव आजाद, नव स्वतंत्र देशों को इस गुट निरपेक्ष आंदोलन ने किसी भी शक्ति के आधिपत्य, कोई भी महाशक्ति है, उसके आधिपत्य, उसके नियंत्रण में, उसके चंगुल में जाने से रोक लिया। वहीं उनकी अपनी आजादी भी बनी रही और धीरे धीरे इन नव स्वतंत्र देशों ने अपना विकास भी जारी रखा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इन देशों का आर्थिक उत्थान होता गया। भारत सहित अनेक देश विश्व में अपनी हैसियत बनाते चले गए और उनका जब जब उनको आवश्यकता पड़ी, उन्होंने दोनों ही महाशक्तियों से फायदा उठाया और अपनी आर्थिक तरक्की भी की। और एक और सबसे बड़ा जो फायदा हुआ वो ये हुआ कि ये
युद्ध का जो संघर्ष होता है, जो जंग होती है, उसके दुष्परिणाम से भी बचे और उसके संघर्ष से भी बचे। साथ ही साथ इन्होंने शीत युद्ध को भी समाप्त करने में अपनी भूमिका निभाई। 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। परिणाम स्वरूप जो दुनिया थी वो एक क्षत्रिय शासन वाली हो गई। अब अमेरिका का विश्व में एक तरफा शासन है। लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, आज भी गुट निरपेक्ष है और प्रत्येक 4 वर्ष में इसके सम्मेलन होते रहते, नियमित रूप से होते। 2017 में गुट निरपेक्ष का सम्मेलन हुआ था, अब अगला 2021 में होगा। तो ये नियमित रूप से चलते रहते, क्योंकि आज भी गुट निरपेक्ष आंदोलन की जरूरत है। हालांकि सोवियत संघ खत्म हो गया, लेकिन विश्व में अनेक शक्ति के केंद्र उभर करके आ रहे हैं, जिसकी वजह से विश्व में शक्ति संतुलन जरूरी है। और दुनिया भर में अनेक ऐसे देश है जहां पे हमें शक्ति संतुलन की जरूरत है। जैसे अनेक संगठन है, अमेरिका है, अब चीन एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, वहीं यूरोपीय संघ एक ऐसा क्षेत्रीय संगठन है, आसियान है, सार्क है, ओपेक है। ये सब जो है ये क्षेत्रीय शक्तियां हैं। यानी कि पहले तो केवल शक्ति संघर्ष 2 ही गुटों के बीच में था, अब अनेक क्षेत्रीय गुट या क्षेत्रीय संगठन उभर करके आ रहे हैं, जो विश्व राजनीति में अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं। वर्तमान में अगर हम कोरोना के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं विश्व की अर्थव्यवस्था, तो अनेक देशों की अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है, नीचे गिर रही है। वहीं चीन की अर्थव्यवस्था ऊपर उठ रही है। लेकिन यदि सभी देश मिल करके आर्थिक रूप से प्रतिबंध चीन के ऊपर लगाते और चीन के मुक्त व्यापार को रोकते, तो पुनः शक्ति संतुलन का संकट खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की जरूरत है। वर्तमान की परिस्थिति ऐसी होने जा रही है जैसे कि 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के साथ जो है वो थी। उसके बाद अब चीन के समर्थन में रूस और कोरिया जैसे लोग उतर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया। वहीं अमेरिका के साथ भारत, फ्रांस, ब्रिटेन सहित दक्षिण कोरिया भी आ रहे हैं। ऐसे में हम देखते कि फिर से दुनिया गुटों में बंटती हुई नजर आ रही है। तो फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता और उसका महत्व भी बढ़ जाता है इसी के साथ में, ताकि विश्व में हम टकराव को रोक सके, संघर्षों को रोक सके और दुनिया को बंटते हुए गुटों में बंटने से रोका जा सके, दुनिया में शक्ति संतुलन कायम रखा जा सके। इसलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की सबसे अधिक जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल का हमारा विषय रहेगा क्यूबा का मिसाइल संकट। ये भी गुट निरपेक्ष आंदोलन और इसके परिप्रेक्ष्य में ही रहेगा। हमारा शीत युद्ध के यानी शीत युद्ध का एक महत्वपूर्ण चरण, महत्वपूर्ण दौर था। उसमें एक जो पीरियड आता है, जो टाइम आता है, जो एक घटना आती है, वो है क्यूबा का मिसाइल संकट। अब कल इस पे हम चर्चा करेंगे। कल आपके साथ अगली क्लास होगी। तब तक के लिए नमस्कार। Navigate up. Send button. Double